अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करेंगे एंटीडायरेटिक हार्मोन। इसकी सबसे पहले मैं आपको एनाटॉमी बताऊंगा, फिर आपको फिजियोलॉजी बताऊंगा, फिर इसकी कुछ जो पैथोलॉजी है, कुछ डिजीज़ में आती है, सेंट्रल डायबिटीज इंस्पिरेटिस आती है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पिरेटिस आती है, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटीडायरेटिक हार्मोन होता है, हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर साथ फार्मा और कुछ मेडिसिन के इसके पॉइंट देखेंगे। ठीक है, एक ही लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा ये सारी चीज़ें कवर हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी एंटीडायरेटिक हार्मोन की एनाटॉमी। अब ये बनता किधर से है, फिर ये आपका रिलीज़ किधर से होता है। आपने बताना है कि ये आपके हाइपोथैलेमस में सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है, वो क्या करता है जी, वो हमारा एंटीडोराटिक हार्मोन बनाता है जिसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। फिर ये आगे इसको किधर ट्रांसपोर्ट करता है, आपने बताना है जी, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में इसको क्या करता है जी, ट्रांसपोर्ट करता है। फिर ये क्या होता है, रिलीज़ होता है। ठीक है, ये सारे थे इसकी एनाटॉमी के पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसके फिजियोलॉजिकल पॉइंट देख लेते हैं, वो कौन कौन से होंगे। आपने बताना है इसका बेटा फंक्शन ये होता है, इसने बॉडी में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवानी होती है। ठीक है, अब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ये कैसे करवाता है, ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। आपने बताना है कि ये दो रिसेप्टर के जरिए काम करता है। एक हमारे पास होते हैं जी V1 रिसेप्टर, दूसरा हमारे पास कौन से होते हैं, V2 रिसेप्टर। जो बेटा हमारे V1 रिसेप्टर होते हैं ये किधर प्रेजेंट होते हैं, आपने बताना है ये ब्लड वेसल पे प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल पे। और जो हमारे पास V2 रिसेप्टर होते हैं ये हमारे किधर होते हैं, ये हमारे किडनी में कोलेक्टिंग डक्ट पे होते हैं। किधर होते हैं, किडनी में कोलेक्टिंग डक्ट पे होते हैं। अब इसका काम क्या होता है, इसने क्या करना होता है, विद द हेल्प ऑफ एक्वापोरिन चैनल, इसने बेटा ये करना होता है बॉडी में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवानी होती है। ठीक है, अब क्या इसने करवाना होता है जी, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवानी होती है। अब देखो, इसका तो प्राइमरी फंक्शन मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ी सी बात करते हैं किसकी, हम इसकी पैथोलॉजी की बात करते हैं। अब पैथोलॉजी में देखते हैं कि अगर किसी पेशेंट के अंदर क्या हुआ, एडीएच ये हार्मोन बन नहीं रहा, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपने बताना है इसकी वजह से क्या होगा, सेंट्रल डायबिटीज़ इंस्पेडिसिस की वजह से होगा। किसकी वजह से, अगर ये बॉडी में बन नहीं रहा। ठीक है, अगर बॉडी में क्या हो जाए, एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाए, तो आप इसको क्या बोलते हो, सेंट्रल डायबिटीज़ इंस्पेडिस बोलते हो। ठीक है, अब देखते हैं जी, हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके एमसीक्यूज कैसे कैसे पेपर में आते हैं। वो पूछता है कि ऐसी कौन कौन सी कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से सेंट्रल डायबिटीज़ इंस्पेडिस हो सकता है। सबसे पहले आपने बताना है, अगर इसमें पूछा जाए मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो आपने बताना है मोस्ट कॉमन कॉज इसमें हमारे पास क्या आता है, कोई ना कोई ट्रॉमा। ठीक है, ट्रॉमा हुआ, हेड इंजरी हुई, हेड इंजरी हुई तो हाइपोथैलेमस पे क्या, अब हाइपोथैलेमस से रिलीज हो बनेगा आपका ये सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस से एडीएच नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, एक कॉज लिखें जिसकी ट्रॉमा। दूसरी कॉज क्या हो सकती है, आपने बताना किसी ना किसी ट्यूमर की वजह से भी ये रिलीज नहीं होगा। तीसरी कॉज क्या हो सकती है, इसके अंदर लिखें किसी ना किसी इन्फेक्शन की वजह से भी, और इन्फ्लामेशन की वजह से भी क्या होता है कि जो आपका एडीएच है वो क्या करेगा, वो अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज नहीं होगा या सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस से क्या करेगा, हाइपोथैलेमस में अब वो बनेगा नहीं। ठीक है, अब देखते हैं कि किसी पेशेंट के अंदर क्या होगा, सेंट्रल डायबिटीज इंस्पिरेटिस हो गया। अब इस पेशेंट के अंदर हम सिम्टम्स कौन कौन से देखेंगे। ठीक है, अब इस पेशेंट के अंदर हम सिम्टम्स कौन कौन से देखेंगे, आपने बताना है। अभी बेटा मैंने आपको ऊपर बताया कि इसका फंक्शन क्या था, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाना। अब आप मुझे ये बताएं, क्या अब ये वाटर को बॉडी में रीअब्जॉर्ब करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये तो रिलीज ही नहीं हो रहा। तो जब बेटा ये रिलीज नहीं होगा तो वाटर बॉडी में रीअब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो जब वाटर बॉडी में रीअब्जॉर्ब नहीं करेगा तो बेटा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये पोलीयूरिया हो जाएगा इसकी वजह से। अब पोलीयूरिया बेसिकली होता क्या है, बार बार यूरिन आना। ठीक है, यूरिन की प्रोडक्शन बढ़ जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलीयूरिया बोलते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि इसकी वजह से पोलीयूरिया हो सकता है, आपने बताना जिसकी वजह से पोलीयूरिया हो सकता है। आगे चलते हैं, दूसरी चीज़ हम इसके अंदर क्या देखेंगे, क्या मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ कि इस पेशेंट के अंदर पोलीडिप्सिया भी होगा। अब पोलीडिप्सिया बेसिकली क्या होता है, बार बार पेशेंट को क्या लगेगी, प्यास लगेगी। अब प्यास उसकी क्यों, उसको बार बार क्यों लगेगी, एक रीज़न तो ये है कि उसकी यूरिन की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो रही है। एक रीज़न तो मैंने आपको ये बता दिया कि पानी बॉडी से बाहर निकलता जाएगा। जब पानी बॉडी से बेटा बाहर निकलता जाएगा, मुझे ये बताएं क्या उस पेशेंट को प्यास बार बार लगेगी, बार बार प्यास लगेगी। एक चीज़ तो मैंने आपको ये बता दी। दूसरी चीज़ देखें जी, अब इस पेशेंट के अंदर पोलीडिप्सिया और क्यों होगा। बेटा जब मेरी बात सुनो, कि जब आपकी बॉडी से पानी बाहर निकलता जाएगा तो जितने भी आपके सोल्यूट हैं, ठीक है,
जितने भी आपके आइंस हैं क्या वो बॉडी में रिटेन करेंगे? डेफिनेटली वो क्या करेंगे? बॉडी में रिटेन करेंगे। तो जब बेटा वो बॉडी में रिटेन करेंगे तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि इसकी वजह से जो मेरी सीरम की ऑस्मोलैरिटी है, ठीक है, ये जो सोल्यूट होता है ये आपकी ऑस्मोलैरिटी वो मेंटेन करते हैं ना, ठीक है, तो इसकी वजह से जो सीरम की ऑस्मोलैरिटी है वो बढ़ जाएगी, तो डेफिनेटली सीरम की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। तो जब बॉडी में सीरम की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी तो आइंस बॉडी में ज़्यादा, तो क्या पेशेंट को बार बार प्यास लगेगी? डेफिनेटली पेशेंट को बार बार प्यास लगेगी। इस वजह से भी इस पेशेंट के अंदर क्या होगा? पॉलीडिप्सिया होगा। और चीज़ देखते हैं जी, और अब इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है? देखें, अब मैं लिख सकता हूं कि जो इसकी यूरिन की ऑस्मोलैरिटी है वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसके अंदर जो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी है वो कम हो जाएगी। अब आप मेरे से ये भी पूछ सकते हैं कि सर इसके अंदर यूरिन की ऑस्मोलैरिटी क्यों कम होगी? देखो बेटा मेरी बात सुनो, मैंने आपको कहा कि ऑस्मोलैरिटी कौन मेंटेन करता है? सोल्यूट मेंटेन करते हैं, ठीक है। सोल्यूट तो यूरिन में जा नहीं रहा, सोल्यूट तो बॉडी में रिटेन हो रहा है। तो जब बेटा बॉडी में रिटेन होगा तो क्या इसकी वजह से मैं लिख सकता हूं कि यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम हो रही? क्यों? क्योंकि सोल्यूट तो यूरिन में जा ही नहीं रहे। तो जब सोल्यूट आपके यूरिन में नहीं जाएंगे तो क्या यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी इस पेशेंट के अंदर? आपने बताना है यूरिन की ऑस्मोलैरिटी इसके अंदर कम हो जाएगी। इसके अलावा और इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है? क्या मैं लिख सकता हूं कि इस पेशेंट के अंदर हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है इसके अंदर? शाबाश, सोच के बताएं जी। मैं लिख सकता हूं कि इस पेशेंट के अंदर हाइपरनेट्रीमिया भी हो सकता है। अब हाइपरनेट्रीमिया बेसिकली होता क्या है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि सोडियम का लेवल आपकी बॉडी में ज़्यादा हो गया, ठीक है। सोडियम जब बॉडी में बढ़ जाता है हम उसको क्या बोलते हैं? हाइपरनेट्रीमिया बोलते हैं। अब आप मेरे से ये सवाल कर सकते हैं कि सर इस पेशेंट के अंदर हाइपरनेट्रीमिया कैसे हो रहा है? देखो बेटा, जब मैंने आपको ऑलरेडी ये बात यहाँ पे बता दी कि सोल्यूट बॉडी में रिटेन हो रहे हैं, वाटर आपका किधर जा रहा है? यूरिन में जा रहा है, ठीक है। वाटर आपका यूरिन बना रहा है, ठीक है। वाटर बॉडी में रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो कौन रीअब्जॉर्ब होगा? आपको पता है कि आइंस रीअब्जॉर्ब होंगे। उसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास कौन सा आइन होता है? दैट इज सोडियम आइन। तो जब सोडियम आइन सब इसके अंदर क्या करेगा? बॉडी में रिटेन करेगा। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? इस पेशेंट के अंदर हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है, ठीक है। सारे पॉइंट कवर हो गए इसके अंदर कि इस पेशेंट के अंदर पोलीयूरिया भी होगा, इस पेशेंट के अंदर पोलीडिप्सिया भी होगा, इस पेशेंट के अंदर हाइपरनेट्रीमिया भी होगा, इस पेशेंट के अंदर सीरम ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, इस पेशेंट के अंदर जो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी है वो क्या कर जाएगी? कम कर जाएगी, हो जाएगी इस पेशेंट के अंदर। ये सारे विद कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारी बातें बता दी। जिस बच्चे को ये 4-5 चीज़ें समझ में आ गई ना, समझो उसको पूरा टॉपिक समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक कुछ चीज़ अगर किसी बच्चे को नहीं भी समझ में आई ना तो वो मेरे से कमेंट्स के अंदर पूछ सकता है या वैसे भी मेरे से पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब हमने इस पेशेंट को डायग्नोज कैसे करना है, ठीक है। अब हमने इस पेशेंट को डायग्नोज कैसे करना है कि इस पेशेंट के अंदर सेंट्रल डायबिटीज इंस्पायर्डस है कि या इस पेशेंट के अंदर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पायर्डस है। आपने इसके अंदर एक टेस्ट करना होता है, वो कौन सा होता है? दैट इज वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट, ठीक है, वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट। अब हम इसके अंदर वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट इसलिए करते हैं, हमें लगता है कि इस पेशेंट के अंदर क्या हुआ कि जो यूरिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है वो इसलिए हो रही है कि बॉडी में जो आपका ये वाटर बॉडी में ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो रहा है, तो बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म के लिए क्या करेगी? यूरिन की प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी। इसलिए हम क्या कर देंगे? हम पानी को रोक देंगे, ठीक है। तो जब हम पानी को रोक देंगे, पानी हम पिएंगे नहीं, ऑलरेडी एडीएच बॉडी में कम है, तो जब ऑलरेडी एडीएच बॉडी में कम है हम पानी इसलिए रोक रहे हैं ताकि क्या करें कि अब हमारा यूरिन कम बने। देखें इसकी वजह से क्या होगा? पेशेंट के अंदर सुवियर डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा? इस पेशेंट के अंदर सुवियर डिहाइड्रेशन हो जाएगी। क्यों? अब हमारा बेसिकली मसला क्या था? मसला हमारे ब्रेन का था, ठीक है, हाइपोथैलेमस का मसला था, जिसकी वजह से क्या हुआ? हमारा एडीएच बन नहीं रहा, ठीक है। हमारा मसला तो उधर था, हमारा मसला किडनी के साथ तो नहीं था ना। इसीलिए जब आप क्या करेंगे? वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट करेंगे उस पेशेंट के अंदर, तो उस पेशेंट के अंदर और ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा? उस पेशेंट के अंदर और ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। हम ये वाला जब टेस्ट करेंगे ये टेस्ट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, ठीक है। वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट इसके अंदर क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। ऐसे हमने क्या करना है जी? इस पेशेंट को हमने डायग्नोज करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं किसके? ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। हमने अब इस पेशेंट के अंदर क्या ट्रीटमेंट देना है? सिंपल सी बात है, हमने क्या देना है इस पेशेंट के अंदर? एक ड्रग होती है दैट इज डेस्मोप्रेसिन। अब बेसिकली डेस्मोप्रेसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ठीक है, रिलेटेड टू एंडोक्राइन बताऊंगा सिर्फ। इसका काम क्या होता है? ये एडीएच एनालॉग होती है, ठीक है, ये एडीएच की तरह काम करती है, ठीक है। ये क्या करेगी? जब एडीएच की तरह काम करेगी तो ये क्या करेगी? कलेक्टिंग डक्ट से आपकी क्या करेगी? विद द हेल्प ऑफ V2 रिसेप्टर एक्वापोरिन चैनल ये क्या करेगी? बॉडी में
वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराना स्टार्ट कर देगी। क्या करवाना स्टार्ट कर देगी? बॉडी में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट कराना शुरू कर देगी। यहाँ तक को बात कोई चीज़ आपको सेंट्रल डायबिटीज इंस्पेडिस में से किसी को नहीं समझ में तो वो मेरे से पूछ सकता है, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं किसको? नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पेडिस को। जब मैं आपको इसके एमसीक्यूज करवाऊंगा ना, आपने कहना सर ये तो टॉपिक आसान ही बहुत था, हमें ये पहले मुश्किल लगता था, अब ये वाला टॉपिक बहुत आसान, हम इजीली इस इधर से अब एमसीक्यूज पिक कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जी नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पेडिस। देखिए आपको नाम से बेटा पता चल रहा है नेफ्रोजेनिक। अब हमारा इशू किधर होगा बेटा? अब हमारा इशू किडनी के लेवल पे होगा। मैंने आपको बताया किडनी पे हमारे क्या होते हैं जी? V2 रिसेप्टर होते हैं। उनका बेटा क्या काम होता है? उनका काम ये होता है कि उसने क्या करना होता है, विद द हेल्प ऑफ एक्वापोरिन चैनल इसने क्या करना है? वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवानी होती है। अब देखें फॉर एग्जांपल अब किसी की सही तरह किडनी काम ही नहीं कर रही, उसका V2 रिसेप्टर काम ही नहीं कर रहा, उसका एक्वापोरिन चैनल काम ही नहीं कर रहा, तो क्या उसके अंदर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी? डेफिनेटली सी बात है, उस पेशेंट के अंदर क्या होगा? वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो जब जब बेटा इसके अंदर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि इस पेशेंट के अंदर भी यूरिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी? शाबाश, यूरिन ज़्यादा बनेगा इसके अंदर। तो जब यूरिन ज़्यादा बनेगा, वाटर आपका क्या कर रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन बना रहा है, तो इसकी वजह से जो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी है, क्या वो इसके अंदर क्या होगी? कम होगी कि ज़्यादा होगी? शाबाश, सोच के बताइएगा। इसके अंदर यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम होगी। अब देखें, अब बॉडी में क्या कर रहे हैं? आयंस रिटेन कर रहे हैं, सारी वही चीज़ें देखेंगे। आयंस रिटेन करेंगे, सोल्यूट का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा? आपने बताना है कि इस पेशेंट के अंदर भी जो सीरम ऑस्मोलैरिटी है वो क्या करेगी इस पेशेंट के अंदर? वो भी इसके अंदर ज़्यादा हो जाएगी। इस पेशेंट के अंदर क्या होगा? इस पेशेंट के अंदर सीरम की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब ये होता क्यों है बेसिकली? देखें, अब आप मेरे से ये भी पूछ सकते हैं कि सर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पेडिस होता क्यों है? एक तो क्या होता है कि हमारे जो चैनल होते हैं ना, V2 रिसेप्टर और एक्वापोरिन चैनल होते हैं, अगर इसकी म्यूटेशन है, ये उस वजह से भी हो सकता है, या अगर कोई पेशेंट ड्रग यूज़ कर रहा है। अब वो ड्रग कौन कौन सी हो सकती है? वो पेशेंट अगर कोई लिथियम ले रहा है तो लिथियम की वजह से भी क्या होगा कि जो आपके एक्वापोरिन चैनल है वो काम करना छोड़ देंगे। या वो पेशेंट क्या ले रहा है? डमीकोसाइक्लिन ले रहा है। अब बेसिकली व्हाट इज डमीकोसाइक्लिन? हमारे पास जो डमीकोसाइक्लिन होती है ये हमारे पास एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। क्या है जी? हमारे पास एंटीबायोटिक है। किस क्लास की एंटीबायोटिक है? ये बेसिकली हमारी टेट्रासाइक्लिन क्लास की क्या है? हमारी ड्रग है डमीकोसाइक्लिन, ठीक है। अगर कोई पेशेंट डमीकोसाइक्लिन ले रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा? आपने बताना है कि इसकी वजह से जो हमारे पास V2 रिसेप्टर हैं, जो एक्वापोरिन चैनल है, वो सही तरह काम नहीं करेंगे। जब वो सही तरह काम नहीं करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा? आपने बताना है कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं इस पेशेंट के अंदर होगी तो यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। जब यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी, सोल्यूट बॉडी में रहेंगे, सीरम की ऑस्मोलैरिटी इसके अंदर क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये क्या होता है जी? ये नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पेडिस होता है। सेम इसके सारे फीचर कौन से होते हैं जी? आपने बताना है ये सेम फीचर इसके होते हैं सेंट्रल डायबिटीज इंस्पेडिस वाले। अब देखें, अब आप मेरे से ये पूछ सकते हैं कि सर अगर हम इस पेशेंट के अंदर डेस्मोप्रेसिन देते हैं तो क्या इस पेशेंट के अंदर डेस्मोप्रेसिन काम करेगा? बेटा इस पेशेंट के अंदर डेस्मोप्रेसिन काम नहीं करेगा। अब उसकी रीज़न पता है क्या है? देखो बेटा, डेस्मोप्रेसिन क्या होता है? ADH एनालॉग होता है हमारे पास। क्या होता है जी? ADH एनालॉग होता है, ADH की तरह काम करता है। ADH क्या काम करता था? बॉडी में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करता है। अब मुझे ये बताएं, जो मेरे पास जो ये नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पेडिस का पेशेंट है, इसके अंदर मसला मेरी किडनी का है, ना कि ब्रेन का। तो ब्रेन से तो बेटा ADH बन रहा है ना, हाइपोथैलेमस से तो सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस से तो ADH बन रहा है, वो तो बिल्कुल ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि इस पेशेंट के अंदर या ADH का लेवल ज़्यादा होगा या इस पेशेंट के अंदर ADH का लेवल नॉर्मल होगा? तो क्या इसके अंदर ADH एनालॉग देने से कोई फ़र्क पड़ेगा? इससे ADH एनालॉग देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या इसके अंदर हम इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीट द अंडरलाइन कॉज। अब हमारी अंडरलाइन कॉज क्या थी? अगर पेशेंट क्या कर रहा है? लिथियम ले रहा है, तो उसकी क्या करवा दें? ड्रग सेसेशन करवा दे, पेशेंट इससे बेहतर हो जाएगा, ठीक है। ड्रग सेसेशन करवानी किसके अंदर? नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पेडिस वाले पेशेंट के अंदर। यहाँ तक को बात कुछ चीज़ अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आई तो मेरे से पूछ ले। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, इसका एक एक सिंगल MCQs मैं एक अलग सी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा ताकि सारे MCQs क्या हो जाए, आपको क्लियर हो जाए। सेंट्रल डायबिटीज इंस्पेडिस में से कैसे आते हैं, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पेडिस में से कैसे आते हैं, ADH में से कैसे आते हैं, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटीडायरेटिक हार्मोन में से कैसे MCQs आते हैं, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं किसकी तरफ? हम आगे चलते हैं जी SIADH की तरफ चलते हैं, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटीडायरेटिक हार्मोन। इस पेशेंट के अंदर क्या होता है यार? आपने बताना है इस पेशेंट के अंदर क्या होगा? जो हमारे पास अब ADH हार्मोन है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, ठीक है। उसकी हमारे पास जो क्या है जी,
जो सिक्रीशन है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। किसकी? SIADH के अंदर जो हमारे पास एंटीडायरेटिक हार्मोन है इसके अंदर ADH ज़्यादा बनेगा। अब देखते हैं जी, अगर किसी पेशेंट के अंदर ADH ज़्यादा रिलीज होता है तो इसकी पहले कॉजेज़ क्या हैं, फीचर मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, कौन कौन से क्लिनिकल फीचर होते हैं वो आपको ऑलरेडी आते होंगे। अब इसकी कॉजेज़ क्या हैं, देखिए बेटा मेरी बात सुने। अगर किसी पेशेंट के अंदर क्या है जी, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ये आपने स्किप नहीं करना। स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है जी, ADH ज़्यादा बनता है। अब वो कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर ADH ऐसे बनता है कि किसी पेशेंट के अंदर अगर लंग कैंसर है ना, तो लंग कैंसर की वजह से पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम हो जाएगा। अब पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है कि अब कैंसर किसी और जगह का है और वो किसी और सेल्स को स्टिमुलेट करके क्या कर रहा है, उसका लेवल बॉडी में ज़्यादा कर रहा है। इसी तरह लंग कैंसर है वो क्या कर रहा है, बॉडी में ADH का लेवल ज़्यादा करवा रहा है। अब जब भी बेटा इसका MCQs आता है ना, ये स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा का MCQs आता है, वो एसोसिएट करता है किसके साथ, SIADH के साथ। वो बता देगा कि एक पेशेंट है वो क्रोनिक स्मोकर है, उसको साथ हीमोटेसिस है उस पेशेंट के अंदर, साथ उस पेशेंट के अंदर प्रोडक्टिव कफ है, साथ उसके अंदर आपको SIADH के फीचर दे देगा। अब SIADH के फीचर क्या होंगे इसके अंदर, कि जो वो आपको बता देगा कि जो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी है वो ज़्यादा है, सीरम की जो ऑस्मोलैरिटी है वो कम है। ये कैसे होते हैं दोनों चीज़ें, मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। व्हाट इज़ मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो आपने बताना है इसकी वजह से क्या हो रहा है पेशेंट के अंदर, SIADH इस पेशेंट के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा करवा सकता है, तो आपने बताना है स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। और अगर आपसे पूछे जाए व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ SIADH, तो आपने बताना है दैट इज स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा हमारे पास होता है, ठीक है, एक कॉज होगी। उसके अलावा अगेन मैंने आपको बताया किसी ना किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, हेड इंजरी की वजह से भी क्या हो सकता है, समटाइम कि आपका जो ADH हार्मोन है वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे उसके अलावा हमारे पास कुछ ड्रग्स होते हैं। अब ड्रग्स कौन से होते हैं हमारे पास, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर ये हो सकते हैं, या इस पेशेंट के अंदर और कौन से हो सकते हैं, बेसिकली एंटी डिप्रेसेंट एज अ यूज़ होते हैं। या इसके अंदर क्या होता है जी, कार्बामेजिपाइन की वजह से ये हो सकता है, ठीक है, उसकी वजह से भी क्या होगा, ADH की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। या हमारे पास कौन सा होता है, साइक्लोफॉस्फामाइड की वजह से भी क्या होता है, आपने बताना है कि जो हमारे पास ADH होता है ना, इसकी प्रोडक्शन बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी। क्या मैंने बताया कि एंटी डिप्रेसेंट की वजह से हो सकता है, कार्बामेजिपाइन की वजह से हो सकता है, और साइक्लोफॉस्फामाइड की वजह से भी हो सकता है। ये एक MCQs आया था, ये मैं अभी आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करता हूँ कि कैसे MCQs आया था। अभी सिर्फ इसका नाम याद रख ले, ठीक है। CNS इंजरी बता दिया, मतलब हेड ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा की वजह से हो सकता है, और कुछ ड्रग्स होती हैं हमारे पास वो भी करवा सकता है। इसके अलावा कौन सी हमारे पास कॉजेज होती हैं, ये सार्कोडोसिस की वजह से भी हो सकता है, और हमारी TB की वजह से भी हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, और हमारे पास कौन सा है, ट्रॉमा या ये ड्रग्स हैं, इसकी वजह से हो सकता है, आपने ये याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं किसके, इसके क्लिनिकल फीचर की, ठीक है। अब इसका क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं जी, हमारे पास वो कौन कौन से होते हैं। देखें बेटा, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पेशेंट के अंदर सेंट्रल डायबिटीज़ के अंदर मैंने आपको बताया था कि ADH बन नहीं रहा, मैंने आपको यही बताया था ना। अब इसके अंदर ADH बेटा ज़्यादा बन रहा है, तो जब इसके अंदर बेटा ADH ज़्यादा बनेगा तो मुझे ये बताओ कि क्या इस पेशेंट के अंदर जो सीरम ऑस्मोलैरिटी है, ठीक है, सीरम ऑस्मोलैरिटी है, तो मुझे ये बताओ वो ज़्यादा होगी कि कम होगी। यार डेफिनेटली कॉमन सेंस वाली बात है कि इसके अंदर जो सीरम ऑस्मोलैरिटी है वो क्या होगी, हमारे पास कम होगी। अब उसकी रीज़न पता है क्या है, देखिए ADH ज़्यादा बना, ADH जब ज़्यादा बनेगा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हुई, वाटर की जब रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हुई तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपकी जो आयंस है वो किधर जाएंगे, जो आपका जितने भी आयंस है वो किधर जाएंगे, यूरिन में जाएंगे। तो जब वो यूरिन में जाएंगे तो इसकी वजह से इस पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, आपने बताना है कि इस पेशेंट के अंदर जो सीरम ऑस्मोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो किसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, आपने बताना है यूरिन की ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी। अब यूरिन की ऑस्मोलैरिटी इसके अंदर क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आयंस किधर जा रहे हैं, अब आपके यूरिन में जाना शुरू हो रहे हैं, ठीक है, सोल्यूट किधर जा रहा है आपका, यूरिन में जाना शुरू हो गया, इसीलिए जो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी है वो क्या होगी, इस पेशेंट के अंदर ज़्यादा हो जाएगी। क्या बताया मैंने, इसके अंदर जो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी है वो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा इसका एक पैथोगोनोमिक फीचर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पैथोगोनोमिक फीचर क्या होता है, इस पेशेंट के अंदर क्या होता है, आपने बताना है इस पेशेंट के अंदर यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया होता है। अब यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया इस पेशेंट के अंदर क्यों होता है, देखिए हाइपरनेट्रीमिया मैंने आपको बताया था सेंट्रल डायबिटीज इंस्पिरेटस के अंदर, इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया, हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है, ठीक है, सोडियम का लेवल बॉडी में कम रह रहा है। अब क्यों इसके अंदर यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया, वॉल्यूम ठीक है बॉडी में, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास क्या है कि जो सोडियम आयन है वो किधर जा रहे हैं, उसका लेवल बॉडी में कम हो गया, वो यूरिन में जा रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है। अब ये हो क्यों रहा है,
इसकी रीज़न क्यों है? एक तो मैंने आपको बता दिया एडीएच ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। जब एडीएच रिलीज ज़्यादा होगा तो वाटर बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा। जब वाटर बॉडी में ज़्यादा होगा ऑटोमेटिकली ये जो आपके ये आइंस हैं ये किधर जाएंगे, ये यूरिन में जाएंगे, ठीक है। यूरिन की ऑस्मोलैरिटी बढ़ा देंगे, हाइपोनेट्रीमिया पेशेंट के अंदर हो जाएगा। एक रीज़न ये होगी। दूसरी इसके अलावा और क्या होगा, आपने बताना है कि इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, हमारे पास एएनपी और बीएनपी हार्मोन का लेवल बॉडी में ज़्यादा होगा, ठीक है। जब एएनपी और बीएनपी का लेवल बॉडी में ज़्यादा होगा ना, ये पता क्या करती है, ये बॉडी में क्या करेगी, ये सोडियम की सिक्रीशन जो यूरिन में है ना उसको बढ़ा देगी, ठीक है। सोडियम को ज़्यादा से ज़्यादा किधर फेंकेगी, यूरिन में फेंकेगी, ठीक है। क्या करेगा, सोडियम को यूरिन में भेजेगा। तो जब सोडियम यूरिन में जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, आपने बताना इस पेशेंट के अंदर हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। ये वाली आपको टर्म समझ में आती, कॉन्सेप्ट ऐसे बनता है तो ये भी ठीक है। ऐसे कॉन्सेप्ट बनाना है तो एएनपी बीएनपी वाला ये भी ठीक है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि जो हमारे पास एक पेशेंट होता है एसआईएडीएच वाला पेशेंट, इसके अंदर एएनपी और बीएनपी का लेवल ज़्यादा होगा कि कम होगा, तो आपने बताना इस पेशेंट के अंदर एएनपी और बीएनपी का लेवल बॉडी में ज़्यादा होगा, ठीक है। ये सारा था हमारे पास क्या जी, हमने सारा देख लिया कि कैसे इस पेशेंट के अंदर सीरम की ऑस्मोलैरिटी कम हो रही है, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो रही है। अब हमने इसके अंदर क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करवानी है, कैसे हमने इस पेशेंट को डायग्नोज करना है, अब हम वो देख लेते हैं जी। हमने इस पेशेंट को बेटा डायग्नोज ऐसे करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी देखेंगे, वो हमें क्या मिलेगी, आपने बताना है वो मोर देन कितनी होगी, 600 मिली ओस्मोल पर केजी होगी। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि यूरिन की ऑस्मोलैरिटी इसके अंदर हमें ज़्यादा मिलेगी। जब हम क्या करेंगे, सीरम ऑस्मोलैरिटी देखेंगे, ठीक है, ब्लड के अंदर देखेंगे सोल्यूट कितने हैं, वो हमें क्या मिलेगा, आपने बताना है कि ब्लड के अंदर हमें लेस देन 300 मिली ओस्मोल पर केजी मिलेंगे। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि सीरम की ऑस्मोलैरिटी बॉडी में क्या हो जाएगा, जो आइंस है वो कम हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। बॉडी आइंस कम हो जाएंगे बॉडी में। साथ हम क्या करेंगे, सोडियम का लेवल चेक करवाएंगे। जब सोडियम का लेवल चेक करवाएंगे वो हमें क्या मिलेगा, हाइपोनेट्रीमिया मिलेगा इस पेशेंट के अंदर, ठीक है। क्या मिलेगा हमें इसके अंदर, हाइपोनेट्रीमिया। कितना नॉर्मल लेवल होता है, 135 से लेके 145 मिली इक्वलेंट पर लीटर हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल सोडियम का लेवल। इस एक टर्म से इतने एमसीक्यूज आए हैं, अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और फिर मैं आपको वहाँ पे याद भी करवाऊंगा कि जब मैंने डायग्नोस किया था इस पेशेंट को, इन्वेस्टिगेशन करवाई थी, जब सोडियम का लेवल चेक करवाया था तब मैंने आपको बताया था ये नॉर्मल लेवल है, अगर इससे कम होगा तो इसका मतलब ये हाइपोनेट्रीमिया। और हाइपोनेट्रीमिया तो किस पेशेंट के अंदर हम देख रहे हैं, यूवोलियोमिक हाइपोनेट्रीमिया, तो आपने बताना एसआईएडीएच के अंदर। ये मैं आपको सारी चीज़ें करवाऊंगा वहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें तो देख ली। साथ अब इस पेशेंट के अंदर ना आप इसके क्लिनिकल फीचर में एक और चीज़ ऐड कर लें, इस पेशेंट के अंदर सीजर्स भी होते हैं। अब सीजर इस पेशेंट के अंदर बेसिकली इसलिए होते हैं कि जब पेशेंट के अंदर क्या होता है कि सोडियम का लेवल क्या होगा, कम होगा। जब सोडियम का लेवल कम होगा तो एक्शन पोटेंशियल सही तरह जनरेट नहीं होगा। जब एक्शन पोटेंशियल सही तरह जनरेट नहीं होगा, मैसेज नहीं मिलेगा, तो पेशेंट के अंदर सीजर स्टार्ट हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। कन्फ्यूज़ हो जाएगा, लिथार्जिक हो जाएगा पेशेंट। साथ इस पेशेंट के अंदर हमने सीजर्स देखने हैं, ठीक है। अब वो हो क्यों रहा है, बेसिकली वो हाइपोनेट्रीमिया की वजह से हो रहा है, ठीक है। किसकी वजह से हो रहा है, हाइपोनेट्रीमिया की वजह से ये हो रहा है। अब आगे चलते हैं जी इसके ट्रीटमेंट की तरफ। हमने इस पेशेंट के अंदर क्या करना है, कैसे इस पेशेंट को ट्रीट करना है, देख लेते हैं जी। वो भी देखें, इस पेशेंट के अंदर ना आपने 2 से 3 बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपने पेशेंट को, अगर आपसे पूछी जाए कि इनिशियल स्टेप आपने क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट को कहना है जी फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करे, फ्लूइड रोक देना है। अब फ्लूइड हमने यहाँ पे क्यों रोकना है, क्योंकि एडीएच का लेवल बहुत ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है। एडीएच की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रही है, इसीलिए सबसे पहले क्या करना है जी, फ्लूइड की रिस्ट्रिक्शन करवानी है। दूसरा काम फिर हमने क्या करना है, आपने बताना है कि इसके अंदर हम क्या देंगे, पेशेंट को सॉल्ट की टैबलेट देंगे, ठीक है। सॉल्ट टैबलेट्स देंगे। अब उसकी रीज़न पता है क्यों, क्या है, क्योंकि पेशेंट के अंदर अब क्या हो रहा है जी, हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है, इसीलिए क्या करना है, सॉल्ट टैबलेट देनी है पेशेंट के अंदर। तीसरा काम हमने क्या करना है, हाइपरटोनिक सलाइन सोल्यूशन देना है इसके अंदर, ठीक है। आईवी क्या करेंगे, हाइपरटोनिक सलाइन देंगे। अब हाइपरटोनिक सलाइन क्यों देंगे, देखिए मेरी बात सुने, कि जब किसी पेशेंट के अंदर हम हाइपरटोनिक सलाइन देते हैं ना, तो इसके अंदर क्या होता है, हाइपरटोनिक, अब आपको नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और मैंने तो आपको ऑलरेडी बताया कि पेशेंट के अंदर क्या है, कि ब्लड के अंदर क्या है, हमारे पास आइंस की क्या है, लेवल कम है, ऑस्मोलैरिटी कम है। तो इसीलिए हमने क्या करना है, इस पेशेंट के अंदर आईवी हाइपरटोनिक सलाइन इस पेशेंट के अंदर हमने देनी है। उसके अलावा और हम क्या करेंगे इस पेशेंट के अंदर, मुझे ये बताएं, क्या मैं इस पेशेंट के अंदर डायूरेटिक्स दे सकता हूं, तो डेफिनेटली मैं इस पेशेंट के अंदर क्या करूंगा, डायूरेटिक भी दूंगा। अब डायूरेटिक क्या करते हैं, बेसिक वो यही काम करते हैं ना, को फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो आपने बताना है कि हम इस पेशेंट के अंदर डायूरेटिक भी दे सकते हैं, ठीक है। ये सारे इसके फार्माकोलॉजिकल पॉइंट है, ये अब अपने याद रखने। उसके अलावा देखते हैं जी, लास्ट पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट बात
हमने क्या करना है, इस पेशेंट के अंदर हमने एडीएच एंटागोनिस्ट ड्रग देने हैं। ठीक है, अब एडीएच एंटागोनिस्ट ड्रग कौन कौन से होते हैं याद रखने, एक हमारे पास कौन सा होता है, दैट इज कोनिवेप्टॉन। ठीक है, कौन सा होता है जी, कोनिवेप्टॉन होता है। दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, टोलवेप्टोन होता है, ये दे सकते हैं हम इस पेशेंट के अंदर। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या मैं इस पेशेंट के अंदर डमिकोसाइक्लिन भी दे सकता हूँ। अभी मैंने आपको जब नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पेक्टर्स ऊपर पढ़ाया तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि डमिक्लोसाइक्लिन भी हम इस पेशेंट के अंदर दे सकते हैं। ये क्या करती है, ये आपके V2 रिसेप्टर पर जाके लगती है, एक्वापोरिन चैनल पर जाके लगती है और क्या करती है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं होने देती। ठीक है, ये सारी बातें आपने इसके अंदर याद रखनी और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने भूलने नहीं है। अच्छा जी, मैंने आपको बताया कि इस पेशेंट के अंदर क्या होता है, हाइपोनेट्रीमिया होता है। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया होता है। तो जब इस पेशेंट के अंदर हाइपोनेट्रीमिया होता है कि जब हम इस पेशेंट के अंदर हाइपरटोनिक सलाइन देते हैं ना, वो आपने क्या करना होता है, ना ही बहुत ज़्यादा फास्ट अटैच करनी होती है, ना ही बहुत ज़्यादा स्लो अटैच करनी होती है। नॉर्मल रेंज पे क्या होता है, जो उसका फ्लो होता है आपने उस पर देनी होती है। अगर आप इसको क्या करोगे, इसकी अगर आप उस पेशेंट के अंदर एकदम सोडियम दे दोगे ना, तो इसकी वजह से एक डिजीज़ होती है, दैट इज़ ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम। ये हम न्यूरो के अंदर पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, ये आपने नहीं भूलनी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि SIADH का पेशेंट है, उस पेशेंट के अंदर अब आपने क्या किया कि उस पेशेंट के अंदर आपने रैपिडली क्या किया, आपने उस पेशेंट के अंदर सोडियम को करेक्ट करने की वो कोशिश की, तो इसकी वजह से कौन सी डिजीज़ हो सकती है, तो आपने बताना दैट इज ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम हो सकता है इसकी वजह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक को बात कोई चीज़ इस सारे टॉपिक के अंदर किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आई तो मेरे से पूछ ले, मैं एक दफ़ा दोबारा भी बता दूंगा। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। NRE के अंदर आपका ज़रूर इसमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है।